मोहम्मद सिराज, क्या कैरेक्टर है। सारा दिन अपना जी जान लगा के उन्होंने बॉलिंग की थी और बहुत टाइम तक उनको कोई विकेट नहीं मिली थी। पहली विकेट जो मिली आज उनको, वो ट्रेविस हेड की मिली और वो काफी लेट इनटू द गेम मिली। और वो मोमेंट था ना, जब ट्रेविस हेड को उन्होंने फुल टॉस पे बोल्ड किया और उनके अंदर से जो दहाड़ निकली, वो एक कलेक्टिव दहाड़ थी। एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन था एक इंडियन फैन का ट्रेविस हेड के साथ। जब भी कुछ बड़ा करने की कगार पे इंडिया होती है, तब इंडिया के सामने ट्रेविस हेड आके खड़ा रह जाता है। और जब भी ऐसा होता है, तब वो जो गैप होता है ना उसके बैट और बॉल के बीच में, उसकी एज और बॉल के बीच में, जब बुमराह बॉलिंग करता है वो बड़ा हो जाता है। और वो सारे बॉल्स नहीं एज करता है जो तुम चाहते हो कि वो एज करे, और बाकी बॉलर्स को बहुत पीटता है। आज वैसा ही दिन था। अगर मैं आज ऑस्ट्रेलिया का फैन होता, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होता, कल के दिन से भी ज्यादा। क्योंकि आज इंडिया के बॉलर्स को थकाया गया है, पीटा गया है, मारा गया है। हम सोचेंगे कि इंडिया के बॉलर्स ने खराब बॉलिंग की है, बट ये सही एनालिसिस नहीं होगा। इंडिया के बैट्समैन ने इंडिया के बॉलर्स को इनफ रन ही नहीं दिए थे डिफेंड करने को, और इसलिए आज इंडिया के बॉलर्स इस तरह से ट्रीट किए गए। सुबह शुरू होती है दो विकेटों के साथ। जल्द ही दो विकेटें गिर जाती है सुबह में, मैक्सवीनी और स्मिथ की, और उसकी वजह से काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाता है। और फिर इंडिया का दुश्मन नंबर वन और मानस लाबुशेन ज्वाइन होते हैं। बहुत ही अच्छी 60+ रन की पार्टनरशिप होती है, बहुत शिप को स्टेडी करते हैं। एट दिस पॉइंट ट्रेविस हेड भी अपना नॉर्मल जंगालियत अली नहीं बन गया है, वो नॉर्मल ही खेल रहा है। पर जब मानस लाबुशेन को एक सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बॉल पे आउट किया जाता है, तो उसके बाद मिचेल मार्श, जो काफी पुअर लग रहे थे स्पेशली अश्विन के सामने, वो भी ज्यादा टाइम नहीं टिके। और उसके बाद आए कैरी, और कैरी के साथ जब उनको एक स्टेडी पार्टनर मिला, ट्रेविस हेड ने इतना गन मचाया है, इतनी हमारी पिटाई की है। ऑन साइड हो, ऑफ साइड हो, बिहाइंड स्क्वायर हो, बिहाइंड ऑफ साइड हो, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हो, सभी जगह पे हमारे बॉलर्स को मारा गया है। और बहुत ही फास्ट स्कोरिंग रेट से ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर पाए कि उनकी इनिंग्स राइट टाइम पे एंड हुई, ताकि अंडर लाइट्स वो इंडिया को बॉलिंग कर सके। ऐसा हो सकता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया स्लो खेलती, तो ऑस्ट्रेलिया को जो आखिरी सेशन है लाइट्स वाला, वो भी चाहिए होता एक डिसेंट लीड लाने के लिए। बट क्योंकि 100 स्कोर करने वाला लाबुशेन या स्मिथ नहीं था, ट्रेविस हेड था, तो उनका जनरल नेचुरल स्कोरिंग रेट ही इतना फास्ट होता है कि उसकी वजह से गेम बहुत फास्ट मूव हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया को एब्सोल्युटली ड्रीम सीक्वेंस डे मिला, जहां पे बहुत ही हेल्पफुल, बैट्समैन के लिए हेल्पफुल कंडीशंस के टाइम उन्होंने बैटिंग की दो सेशंस के लिए, और भर दौड़ रन बनाए। 200-250 रन बना लिए दो सेशंस में। और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पास एक सब्सटैंशियल लीड बन गई थी। और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई अंडर लाइट्स, विद द एडिलेड नाइट सेटिंग इन, बहुत मुश्किल था। बॉल बहुत ही मूव अराउंड कर रहा था। पर ऐसे मैं कहूंगा कि एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, चाहे केएल राहुल हो, यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ये तीनों बैट्समैन इतने कंफर्टेबल लगे हैं जब तक वो आउट नहीं हुए थे। और जब आउट हुए, तब ऐसी बॉल पे आउट हुए कि लगा कि उनके लिए एक ट्रैप सेट किया गया है, एंड दे वॉकड इनटू इट। विराट कोहली के लिए फिर से एक डिसअपॉइंटिंग आउटिंग रही है आज। एक 100 मार ली थी उन्होंने, बट मुझे लग रहा है कि वो एक एक नॉस्टैल्जिक 100 थी, एक पुराने टाइम्स को याद करने वाली 100 थी। बट आई डोंट थिंक कि कोहली का फॉर्म रिटर्न हम उसे अनाउंस कर सकते हैं। आज वो जिस तरह से खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल छोड़े, आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल छोड़े बार बार, बट बोलेंड फिर से कोहली पे हावी साबित हुए। और काफी अच्छी बॉल पे उन्होंने कोहली की विकेट ली। मुझे लगता है कोहली ऐसे बैट्समैन है जो कई टाइम इनकमिंग बॉल पे, स्लिप पे, या विकेट कीपर को कैच देते हैं। वो बॉल की बहुत इनसाइड ऑफ द लाइन में खेलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपनी आउटसाइड एज दे देते हैं। अगेन इट इज कनेक्टेड टू हिज डिस्कम्फर्ट अराउंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टंप बॉलिंग। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टैट था जब कोहली बैटिंग कर रहे थे, कि फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप लाइन पे कोहली एवरेजेस 23, और इसी फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप लाइन पे जो रूट, जो कोहली के इक्वल माने जाते हैं, जो कोहली के कंटेम्प्रेरी ग्रेट माने जाते हैं, उनकी एवरेज 50+ है। और आई थिंक कोहली का जो ये टेक्निकल गैप है, उसकी वजह से कोहली अपनी डेस्टिन ग्रेटनेस अचीव करने से रह जाने वाले हैं। कुछ 9,000, अर्ली 9,000 रन पे कोहली अभी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता है कि उनके पास, बीसीसीआई के पास, टीम इंडिया के पास, कोहली खुद के पास पेशेंस है कि वो 10,000 रन तक खेल पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। उनके लिए उनको बहुत अच्छा एक ईयर की जरूरत है, और वो तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। उनकी करंट एवरेज पे उनको
10, 12, 15 टेस्ट मैचेस लगेगी 10,000 रन पहुंचने के लिए। आई डोंट थिंक कोहली को ये 10, 12 टेस्ट मैचेस मिल रही है ऑन करंट फॉर्म। फिर अगले हीरो की बात करते हैं, जिनका अभी अभी बच्चा हुआ है, इज वॉक बैक इनटू द टीम। एक डिबेट है कि रोहित शर्मा को ओपन नहीं करके नंबर 6 आने का यही रीजन था कि अंडर लाइट्स उनको ओपन नहीं करना था। ऑफ कोर्स विराट फैंस और ऐसे सब जो जमावे होते हैं उनको ऐसा फील होने वाला है। तभी बोला जा रहा है विराटियंस की तरफ से कि रोहित शर्मा कन्वीनियंटली नंबर 6 पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि न्यू बॉल मिचेल स्टार्क को फेस करना नहीं था उनको। अनफॉर्चुनेटली इंडियन बैटिंग की हालत राइट नाउ ऐसी है कि नंबर 6 पे भी आके तुम्हें मिचेल स्टार्क का न्यू बॉल फेस करना पड़ता है, और रोहित शर्मा को वही बहुत भारी पड़ा। आई थिंक दोनों इनिंग्स में रोहित शर्मा को बहुत अच्छे बॉल मिले थे। मैं कोई भी वे में उनको डिफेंड नहीं करना चाहता, बट दोनों ही इनिंग्स में बहुत ही टफ बॉल मिले थे, एक बार अंदर जाने वाला, एक बार बाहर आने वाला। और रोहित शर्मा आज भी नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। उनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चनिंग होने वाला है। मुझे लग रहा है कि कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर्स के बारे में इस सीरीज में काफी सारा सोचना शुरू हो जाने वाला है, स्पेशली अगर इंडिया थर्ड फोर्थ टेस्ट में अच्छा नहीं करता तो। शुभमन गिल के बारे में कहना चाहूंगा कि कितने कंफर्टेबल लग रहे थे। शुभमन गिल इतनी खूबसूरत 30s मारते हैं, मुझे लगता है कि शुभमन गिल से पहले मैंने सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण को इतनी अच्छी खूबसूरत 30s मारते हुए देखा है। बट वीवीएस लक्ष्मण जब खूबसूरत 30s मारते थे, बहुत सारे टाइम बड़ी हंड्रेड्स, 100+, 150+, 200+, डैडी हंड्रेड्स मारने की एबिलिटी रखते थे, और शुभमन गिल के करियर में अभी तक वो नहीं दिखाया मैं, और इसीलिए उनकी एवरेज 36 है। जबकि उनके पास जो टैलेंट है, जो एबिलिटी है, जो टेक्निक है, वो डेफिनेटली इससे बेटर कर सकते हैं। एंड कमेंटेटर्स ने इसके बारे में बोला और मैं उनसे अग्री करता हूँ कि ये शायद एक फोकस का प्रॉब्लम है, शायद एक कमिटमेंट के मैं कंटिन्यूसली फोकस कर सकूं, और मुश्किल काम होता है टेस्ट मैच में। हम सब लोग को सारा दिन देखने में भी फोकस में मुश्किल होती है, तो जब कोई खेल रहा होता है और हर बॉल इतनी एक्यूरेटली सामने वाले ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशंस डाल रहे होते हैं, तो ये कंसंट्रेशन कीप अप करना, ये फोकस कीप अप करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। और मुझे लग रहा है कि गिल को यहाँ से ग्रो होना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा फॉर रोहित शर्मा एंड कोहली टू बी ट्रांजिशन आउट ऑफ इंडियन टीम। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल हैव ग्रेट सीरीज। दैट्स व्हेन इंडिया को ट्रांजिशन का पेन नहीं फील होगा। वरना जैसी ऑस्ट्रेलिया की हालत है और जैसी हो सकती थी, हम जो पहले टेस्ट के बाद सोच रहे थे, वो इंडिया की भी हालत होगी जहां पे सक्सेशन प्लानिंग नहीं किया हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में शुभमन गिल मिचेल स्टार्क की बॉलिंग पे फुल बॉल पे आउट हुए, फुल बॉल उन्होंने मिस किया है वहां पे। मैं समझता हूँ कि वो इन स्विंग हुई, बट फुटवर्क श्योर नहीं था। और ऐसा बॉलर जिसके सामने आपकी एवरेज बहुत अच्छी है, कुछ 140 बॉल में 120 रन मारे अभी तक शुभमन गिल ने मिचेल स्टार्क को ओवर हिज करियर, कभी विकेट नहीं दिया है। और आज मिचेल स्टार्क ने एक लौता जो विकेट लिया सेकेंड इनिंग्स में, वो शुभमन गिल का था। बॉलिंग पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुड न्यूज ऑस्ट्रेलिया के लिए आज था कि उनका कैप्टन पैट कमिंस बैक टू फॉर्म है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, बहुत ही स्मार्टली टाइट लाइंस पे जो उन्होंने बॉल रोहित शर्मा को डाली बहुत बढ़िया थी। जो उन्होंने शॉर्ट बॉल केएल राहुल को डाली वो भी बहुत बढ़िया थी। आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग्स में ऋषभ पंत को एक फुल बॉल डाल के डिफेंड करवाया था और अगले बॉल पे शॉर्ट बॉल डाल के आउट किया था। सेम वे आज भी केएल राहुल के साथ पैट कमिंस ने सेम स्ट्रेटेजी की। और इसका एक रीजन है कि जब एक टॉप बॉलर इन फुल कंट्रोल होता है तो ये चीजें लेंथ लाइन जैसे वो सोचता है वैसे वो डिलीवर कर पाता है, और इसलिए इस तरह के इफेक्टिव विकेट्स निकलवा पाता है। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि पैट कमिंस जैसे बॉलर की आप पूरी ओवर देखा करें। वो बॉल भी देखिए ध्यान से जो बॉल बैट्समैन छोड़ता है, जिस बॉल पे कुछ ज्यादा होता नहीं है बैट्समैन बट डिफेंड कर लेता है। आप देखोगे कि पैट कमिंस एक ओवर में पहला बॉल बाहर जाता है फोर्थ स्टंप से, दूसरा बॉल बाहर जाता है थर्ड स्टंप से, तीसरा बॉल फोर्थ स्टंप से अंदर आता है और वही विकेट लेता है। उसी तरह से एक एक बॉल जिस तरह से बिल्ड होता है जो आप हाइलाइट्स में मिस कर दोगे, बट आप अगर एक लाइव मैच देख रहे हो तो आप नोटिस कर पाओगे कि एक बॉल पे विकेट क्यों गई, कैसे गई, उसका रीजन उससे पहले वाली 2-3 बॉल्स में छुपा हुआ रहता है, ना कि सिर्फ वो बॉल में। और ये पैट कमिंस जैसे जो स्मार्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके काम से बहुत क्लियरली दिखता है। अब अब हम है 131 पे 5। बाय द वे एक आखिरी चीज बोलना चाहूंगा आज के प्ले के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, ऋषभ पंत की बैटिंग। मेरे दोस्तों का ग्रुप है जहाँ पे हम सारा दिन चैट करते हैं जब मैच चल रही होती है।
और मेरे एक दोस्त का जो खुद स्टार्टअप फाउंडर है, तो बहुत ही अग्रेसिव ओपिनियन होता है चीज़ों के बारे में, तो उसको लगता था कि पंत से ही ओपनिंग करवानी चाहिए, नीतीश कुमार रेड्डी से ओपनिंग करवानी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को अटैक करना चाहिए। ऑफ कोर्स जस्ट अक्रॉस द टैस्मैन न्यूजीलैंड में जो हुआ है उसका भी इम्पैक्ट है इस बात पे। आज आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ा दी। 2 दिन के गेम में वो लोग ने 530 की लीड चढ़ा दी है न्यूजीलैंड पे। कुछ एक्सेप्शनल बैटिंग एट एक्सेप्शनल स्पीड की है और यही रीजन है कि ऋषभ पंत क्रीज पे होने से मेरे जैसा आदमी जो 38 साल का हो गया है, 90s से क्रिकेट देख रहा है, उसको भी होप जागी हुई है, क्योंकि पंत के रन्स कभी इन वेन नहीं बनते। ऐसा नहीं होता कि पंत रन बनाए और टीम के लिए एक कॉन्सोलेशन 50 या 100 स्कोर कर ले। जब पंत रन स्कोर करता है तब ऑपोजिशन की फटती है, जब पंत रन स्कोर करता है तब इंडिया जीतता है। तो ये होप लेके मैं कल जा रहा हूँ। बेसिस आज जिस तरह से खेल रहे थे, कुछ अमेजिंग शॉट्स खेले, कुछ शॉट्स का तो मुझे नाम भी नहीं पता है, कुछ शॉट्स जो उन्होंने रिवर्स स्वीप मारे ओवर द स्लिप कॉर्डन, कुछ शॉट्स जो उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से मारे, क्रेजी शॉट्स खेले हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ये अगले कल सुबह के सेशन में पंत नॉट आउट रहे टिल द टाइम वी गेट इनटू द सेशन ब्रेक, तो इंडिया के लिए ये एक लौती होप बची हुई है। वरना बहुत ही मुश्किल दिन था आज। 130 फॉर 5 है इंडिया, 25 रन अभी भी पीछे है। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो सकते हैं टू डू बेटर। सिराज ने 4 विकेट ली, बुमराह ने 4 विकेट ली आज। बुमराह एज एवर वेरी रिलायबल एंड डूइंग ग्रेट वर्क, प्लस उनको आज लक भी मिला। स्टीव स्मिथ वाली विकेट उनको नहीं मिलनी चाहिए थी पर लकीली मिली। बट अश्विन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और वो मुझे होप देता है कि अगर हम कल 150-200 रन की लीड भी चढ़ा ले तो ये मैच का कुछ हो सकता है। पिच पे वेर एंड टेयर भी होगा, तुम्हें कल शाम का सेशन भी मिलेगा न्यू बॉल से बुमराह से बॉलिंग कराने के लिए। तो ये होप तो मैं लेके जा रहा हूँ कि कल अगर 2 सेशन इंडिया ने बैटिंग कर ली तो इंडिया 220-230 रन बना लेगी, 200 रन के लीड पे पहुंच जाएगी। और फिर आखिरी सेशन जो अंडर लाइट्स होगा उस पर अगर इंडिया ने 5-6 विकेट ले ली तो अभी भी होप है। इसमें बहुत सारी चीजें वर्कआउट होना जरूरी है फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग टू हैपन। बट अगर हम होप नहीं रखेंगे तो स्पोर्ट कैसे देखेंगे, अगर हम होप नहीं रखेंगे तो लाइफ कैसे जिएंगे। तो इसके साथ आज का डिस्कशन एंड करते हैं। आज जो आखिरी चीज बोलूंगा वो है नीतीश कुमार रेड्डी का आखिरी बॉल का शॉट। इसके साथ मैं ये डिस्कशन एंड करूंगा कि जो उन्होंने किया लास्ट बॉल पे, जब टिपिकली सबका थॉट होता है कि बस डिफेंड कर लो बॉल को क्योंकि आखिरी बॉल है, सब तुम्हारी विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कैरी भी स्टंप पे आ गए और उन्होंने एक स्लॉग खेला थ्रू द ऑन साइड जो 4 के लिए गया, सबके लिए शॉकिंग था। बोलेंड भी शॉक हो गए थे कि उनकी बॉलिंग पे ये किया गया है आखिरी बॉल पे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ दिस यंगर टीम थिंक्स। बहुत सारा इमोशन, पैशन, ब्रेवरी, करेज है इस टीम में, बट दे आर अप अगेंस्ट अ सुपर प्रोफेशनल साइड जो अगर आगे होती है तो आगे रहना जानती है, कैसे एडवांटेज नहीं लूज करना जानती है। तो कल वाला सुबह वाला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल शायद टेस्ट मैच एंड हो जाए, कल शायद टेस्ट मैच ना एंड हो जाए। इरेस्पेक्टिव हम आपको शाम को मिलेंगे एज यूजुअल और डिस्कशन करेंगे कि क्या थे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स टेस्ट मैच के। चेस।